Hello everyone, welcome back to Legal Legacy, our YouTube channel. In this channel today we are going to discuss a very important topic of law, which is epistolary jurisdiction. Era of epistolary jurisdiction is emerging. Epistolary jurisdiction allows access to justice to poor and the weaker section of society. The court entertains a letter as writ petition, ignoring all procedural norms and technicalities. The epistolary jurisdiction is a new strategy adopted by the judiciary for protection of human rights of vulnerable sections of the society. मीनिंग देयर बाय ये एक प्रकार का जुरिडिक्शन है जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा कोर्ट और जुडिशरी द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। इस तरह के जुरिडिक्शन में जो पत्र होता है या जो रिट पिटीशन होती है उसको डायरेक्टली कंसिडर किया जाता है और ये विशेषकर उन ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में होता है जो कि बहुत ही वीकर सेक्शन जिनकी कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, उनके पत्रों को, उनकी एप्लीकेशंस को ही सीधे सीधे कंसिडर कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और इसमें सभी तरह के जो प्रोसीजरल नॉर्म्स होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ होती किसी भी लीगल सूट को लेकर, उसको ओमिट कर दिया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर साइटेड बिलो। पहला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं दैट इज़ ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। In this case, one journalist of Bombay claimed relief against demolition of hutments of pavement dwellers. तो जो फुटपाथ पे रहने वाले झोपड़े बना करके जो विस्थापित लोग रहते हैं उनके हक के लिए क्लेम किया गया था ये एक जर्नलिस्ट द्वारा। By the Municipal Corporation of Bombay. His letter to the Supreme Court was treated as a writ petition and the court granted interim relief to the pavement dwellers. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पेवमेंट dwellers, उन फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को रिलीफ दिया था। इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, an organization dedicated to the cause of release of bonded laborers, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको मुक्त कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा था उन्होंने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को थ्रू अ लेटर दैट देयर वर टू लार्ज नंबर लेबर वर्किंग्स इन द स्टोन क्वेरीज, जो पत्थर खदानें होती हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बॉन्डेड लेबर्स काम कर रहे हैं, सिचुएटेड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट अंडर इनह्यूमन कंडीशन। तो जो बॉन्डेड लेबर थे वो इनह्यूमन कंडीशन और इनटॉलरेबल कंडीशंस में काम कर रहे थे। इसके अगेंस्ट में ये बात कही गई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की थी कि इनको छोड़ा जाए। द कोर्ट ट्रीटेड द लेटर एज अ रिट पिटीशन। कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी ऑर्डर्ड रिलीज एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। तो उनको भी रिलीफ दिया गया था। In Sunil Batra versus Delhi administration, the epistolary power has been invoked when a prisoner, Sunil Batra, had written a letter from Tihar jail, Delhi, to Supreme Court informing about the torture in prison. तो यहाँ पे जो सुनील बत्रा है जो कि खुद प्रिजनर था, उसने तिहाड़ जेल में सज़ा काटते वक्त ही ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि उसको वहाँ पे प्रिजन के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। A letter of the two law professors of Delhi University informing the Supreme Court about inhuman and degrading conditions under which inmates of the protective home at Agra were living was treated as writ petition. तो दो लॉ प्रोफेसर्स जो दिल्ली से थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि बहुत ही ख़राब कंडीशंस में जो प्रोटेक्टिव होम है आगरा का वहाँ पे लोग रहते हैं। और इस पूरे पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई की, उसको रिलीफ दिया गया। इन रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार is an instance of big breakthrough in human rights jurisprudence. The court granted monetary compensation of Rs 35,000 against the Bihar government for keeping a person in illegal detention for 14 years even after his acquittal. रुदल शाह वर्सेस बिहार का केस बहुत माना जाना केस है। इसमें कोर्ट ने कॉम्पनसेशन दिलवाया था 35,000 रुपये का बिहार गवर्नमेंट से, क्योंकि जो व्यक्ति था उसको एक्विट कर दिया गया था, उसको बाइज्जत रिहा कर दिया गया था, बावजूद इसके उसको इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से 14 साल के लिए डिटेन करके रखा था। द कोर्ट डिपार्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच, इग्नोर्ड द टेक्निकलिटीज़ वाइल ग्रांटिंग कॉम्पनसेशन। तो जो ट्रेडिशनल तरीका था इस तरह के केसेस को डील करने का, कोर्ट ने इससे बिल्कुल अलग निर्णय लिया और कंपनसेशन दिलवाया। इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 32(1) is not only injunctive in nature, that is, preventing the infringement of fundamental right, but it is also remedial in scope. तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 32(1) जो है वो केवल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फ्रिंजमेंट है, जो दखलंदाजी है उसके अगेंस्ट में, बल्कि ये रेमेडियल भी है, उपचार भी बताता है। द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट सच रेमेडियल रिलीफ में इंक्लूड द पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन अप्रोप्रिएट केसेस। तो इसमें रेमेडियल रिलीफ के तहत कंपनसेशन का प्रावधान अप्रोप्रिएट केसेस में करने का भी पावर है कोर्ट को। इन अप्रोप्रिएटेड केसेस आर दोज केसेस वेयर देयर इज ग्रॉस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अप्रोप्रिएट केस आप किसको कहेंगे, कंपनसेशन किन केसेस में दिया जाए आखिर? तो अप्रोप्रिएटेड केसेस का मतलब ये हो गया जहाँ पे सीधे सीधे आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, दखलंदाजी, हनन किया जा रहा है उसका। इन नंदनी सतपति वर्सेस PL Dan, the Supreme Court observed that Article 22(1) directs that the right to consult an advocate of his choice shall not be denied to any person who is arrested. तो नंदनी सतपति के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि आर्टिकल 22(1) जो है, जिसमें कि राइट टू कंसल्ट एडवोकेट, आप अपने वकील से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये जो चॉइस होती है उस व्यक्ति के पास जो अरेस्ट हुआ है, वो किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। दिस डज नॉट मीन दैट हु आर नॉट अंडर अरेस्ट और कस्टडी कैन बी डिनाइड दैट राइट। तो इससे जो आउटकम निकला कि इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग जो अरेस्ट में नहीं हैं, कस्टडी में नहीं हैं, हु आर नॉट अंडर द अरेस्ट और कस्टडी, उनको आप डिनाई कर देंगे। तो जितने लोग अरेस्ट में हैं उनको भी ये राइट है, और जो लोग अरेस्ट में नहीं हैं उनको भी ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं। द स्पिरिट एंड सेंस ऑफ आर्टिकल 22(1) is that it is a fundamental right to the rule of law that the services of a lawyer shall be available for consultation to any accused person under circumstances of near custodial interrogation. If an accused person expresses the wish to have his lawyer by his side when his interrogation goes on, this facility shall not be denied to him. तो अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है जिसको ये ज़रूरत है कि उसका लॉयर उसके बगल में हो जबकि इंट्रोगेशन हो रहा है, तो ये फैसिलिटी उसको डिनाई नहीं की जा सकती, मना नहीं की जा सकती। नंदनी सतपति केस makes a clear departure from the literal interpretation stance of Supreme Court taken in earlier cases. तो नंदनी सतपति का एक ऐसा केस था जिसमें कि
इस केस के पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो इस चीज़ को मना करता था, डिनाई कर देता था, लेकिन यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन को ओवररूल करते हुए एक नया रास्ता निकला। द केस एडेड एन एडिशनल फोर्टिफिकेशन to the right to counsel. Article 22(1) does not provide to arrested person a right to be provided with a lawyer by the state. तो ये वाला जो केस है एक एडिशनल फोर्टिफिकेशन बनाया उसने राइट टू काउंसिल के पक्ष में। आर्टिकल 22(1) does not provide to arrested person a right to be provided with lawyer by the state. तो ऐसा जो था कि आर्टिकल 22(1) के तहत लॉयर के साथ जो बातचीत है उसको जो मना किया जाता था, डिनाई किया जाता था, वो बात ख़त्म होती है। In M.H. Hoscott's case, the Supreme Court did not hesitate to imply this right in Article 22(1) and Article 21 jointly, while pressing into service application of directive principle of state policy under 39A of equal justice and free legal aid. The court observed that where the prisoner is disabled from engaging a lawyer on reasonable grounds such as indigence or incommunicado situation, the court shall, if the circumstances of the case, the gravity of the sentence and the ends of the justice so require, assign competent counsel for the prisoner's defense. मान लीजिए अगर जो एक्यूज्ड है वो इनकम्युनिकेशन की वजह से या इंडिजेंस की वजह से कोई ऐसा रीज़नेबल ग्राउंड है कि वो लॉयर को एंगेज नहीं कर पा रहा है, तो ये फैसिलिटी कोर्ट उसको प्रोवाइड करेगा मद्देनज़र रखते हुए कि आखिर सेंटेंस की ग्रेविटी कितनी है, केस के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, या फिर जस्टिस का एंड को अचीव करने के लिए यदि वो ज़रूरी है तो। प्रोवाइडेड द पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट लॉयर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब कोर्ट ऐसा निर्णय करे कि आपको एक काउंसिल देना चाहिए तो वो खुद व्यक्ति यानी एक्यूज्ड खुद ही स्वयं ही ना मना करे। अगर उसको नहीं चाहिए, वो खुद मना कर रहा है, तो फिर अलग बात है। द स्टेट शैल पे टू असाइन्ड काउंसिल सच सम एज द कोर्ट में इक्विटेबली फिक्स। तो उसकी फ़ीस जो है वो स्टेट पे करेगा उस काउंसिल की। इन हुसैन आरा खातून्स केस reiterates the right of every accused person who is unable to engage a lawyer due to poverty, indigence, etc. will have the right to have free legal services provided to him by the state for obtaining bail as well as for defense at the time of trial. तो हुसैन आरा खातून का जो केस था, यहाँ से पूरी तस्वीर बदलती है। आज हम फ्री लीगल एड एक बहुत ही सामान्य विषय है जो कि जुडिशरी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। शुरुआत आप इसको यहाँ से ले सकते हैं कि हुसैन आरा खातून के केस में ये इस्टेब्लिश हो गया कि विल हैव द राइट टू हैव द फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, चाहे वो बेल लेने के लिए हो। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है, इतना मजबूर है कि वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो स्टेट उसको फ्री लीगल सर्विसेज देगा, काउंसिल देगा, और साथ ही साथ जो भी इक्विटेबली फिक्स उसकी फ़ीस है वो भी पे करेगा। कहा जाता है कि 100 आरोपी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भारत देश के कानून का एसेंस है। The court added a further protection to this right by holding that if free legal services are not provided
to such an accused, the trial itself may run the risk of being vitiated as contravening Article 21. तो ये भी उसमें ऐड किया गया कि अगर फ्री लीगल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाएंगी अक्यूज्ड को, तो जो ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल खुद ही कॉन्ट्रवीन कर जाएगा आर्टिकल 21 को। ये बहुत बड़ी बात थी। Epistolary jurisdiction should be confined to exceptional cases of gross injustice. हर कॉमन केसेस में आप इसको नहीं लगाएंगे। जो बहुत ग्रॉस इनजस्टिस, बड़े इनजस्टिस हो रहे होते हैं समाज में, उस तक इसको सीमित रहना चाहिए। द पीपल हु हैव जेन्युइन पब्लिक कॉज ऑफ सफिशिएंट ग्रेविटी, यहाँ पे सफिशिएंट ग्रेविटी मतलब कि जो वाकई जनसामान्य को प्रभावित करेगा, जो आने वाले समय, आने वाली जनरेशन को जिन निर्णयों से नीचे या ऊपर की दिशा निर्धारित होगी, उन पर ये ज़रूरी है कि हम एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करें। So the people who have genuine public cause of sufficient gravity should only be permitted to utilize the precious time of judiciary. तो जुडिशरी का टाइम इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है, उसको बहुत देखभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। There is no express provision in the Constitution of India for grant of compensation. तो कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कंपनसेशन दिया जाए किसी वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन में हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि कंपनसेशन पे होना चाहिए या नहीं। तो इसका इस्तेमाल भी, जुडिशरी का टाइम भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट द जुडिशरी हैज़ इवॉल्व्ड अ राइट टू कंपनसेशन इन केसेस ऑफ इलीगल डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सो द जुडिशरी एट टाइम्स इज़ फॉर्जिंग न्यू टूल्स। अब जुडिशरी हमारा समय समय पे नए नए हथियार अपने एम्स को, जस्टिस को अचीव करने के लिए बनाता रहता है। डिवाइसिंग न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग फंडामेंटल राइट्स मीनिंगफुल फॉर लार्ज मासेस ऑफ पीपल। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए काम करें, सबके काम के साबित हों, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात को लेकर के नए नए टूल्स हमारा जुडिशरी बनाते रहते हैं। वाइल ट्रीटिंग अ लेटर एड्रेसिंग टू सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिलीज ऑफ बॉन्डेज लेबर्स इन द कंट्री as a writ petition under Article 32, it was held that when poor comes before the court, particularly for the enforcement of their fundamental rights, it is necessary to depart from the adversarial procedure and to evolve a new procedure. तो जब भी गरीब आदमी, निसहाय आदमी जुडिशरी के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट पे अपनी गुहार लगाता है, एक सामान्य सा पत्र लिख के दे देता है, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि जुडिशरी उस पर ध्यान दे और कुछ नया प्रोसीजर इवॉल्व करे ताकि न्याय सुलभ हो पाए। इन PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द कोर्ट इज़ टेकिंग अफर्मेटिव एक्शन बाय इशूइंग डायरेक्शंस इन केस ऑफ गवर्नमेंटल इनएक्शन और लेथार्जी। तो PIL एक ऐसा माध्यम है जिसमें अफर्मेटिव एक्शन, हकारात्मक क्रिया करता है कोर्ट, डायरेक्शंस देता है जिसमें कि सरकारें इनएक्टिव होती हैं, लेथार्जी का शिकार होती हैं। इन चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP, इट वॉज हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट ensured by meeting only the animal needs of a man. चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP में ये कहा गया कि राइट टू लाइफ जो है वो केवल एनिमल नीड्स का मतलब होता है बेसिक नीड्स, खाना, सोना, रिप्रोड्यूस करना, इतने से ही नहीं अचीव हो जाता। राइट टू लाइफ गारंटीड इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी implies the right to food, water, decent environment, education, medical care, shelter, और ये लिस्ट अभी बढ़ती चली जा रही है। तो राइट टू लाइफ एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसका सबसे ज़्यादा व्याख्या हुई है और अभी भी ये बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है अपने पूरे नटशल में कि इसकी व्याख्या अत्यंत ज़रूरी है।
Right to shelter includes adequate living space, safe and decent structure, clean and decent surroundings, sufficient light, pure air, water, electricity, sanitation, and other civic amenities like roads, etc., so as to have easy access to his daily avocation. The right to shelter, therefore, does not mean a mere right to roof over one's head, but the right to all infrastructure necessary to enable them to live and develop as a human being. ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि राइट टू शेल्टर, शेल्टर का मतलब सर पे छत होना ही मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में देने से है जिससे कि करेक्ट तरह से लाइफ परपेचुएट हो पाए ह्यूमंस के बीच में. In Vishakha versus State of Rajasthan, Supreme Court has virtually enacted a piece of legislation on the ground that there is a vacuum in the legislative field of sexual harassment of working women. तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया भाई, और ये कानून इसलिए बोला क्योंकि लेजिस्लेटिव फील्ड में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के लिए कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं था. Now, although there is a law in existence, but it can be said that Vishakha is an example of judicial trespass in legislative domain. तो अभी तो ये कानून के रूप में भले ही इस्टेब्लिश है, लेकिन एक तरह से आप इसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो विशाखा केस में जो कानून बनाया है हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट, ये एक तरह का जुडिशियल ट्रेसपास है लेजिस्लेटिव डोमेन में, यानी कि लेजिस्लेटिव एरिया में कानून बनाना सरकार का काम होता है, उसमें जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया या उसके क्षेत्र को में काम किया जाके. एंड एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड द टूल यूज. और ये एक तरह का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जुडिशियल क्रिएटिविटी का. मूल में केवल इतनी बात है कि न्याय होना चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव डोमेन में जाके, अगर लेजिस्लेशन या सरकारें अपना काम ठीक तरह से नहीं करेंगी तो जुडिशरी को उनके डोमेन में भी जा कर के ट्रेस पासिंग करनी पड़ेगी ताकि समाज में सुव्यवस्था और न्याय व्यवस्था बनी रहे. तो आई होप आपको इस लेक्चर में एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन और उससे संबंधित जो केसेस है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली है और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे. कीप स्टडिंग. बाय बाय फॉर नाउ.